टॉपिक फ्रॉम द न्यूनेटोलॉजी इज़ अबाउट द जॉन्डिस न्यूनेटोरम। मतलब कि फ़र्स्ट 28 डेज़ ऑफ लाइफ में अगर जॉन्डिस हो जाता है तो उसको कहते हैं जॉन्डिस न्यूनेटोरम। अब जॉन्डिस क्यों होता है? येलोनेस ऑफ आइज़ एंड स्किन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ यू नाउ दैट इंक्रीज्ड बिलीरुबिन लेवल। तो एक्सेसिव कंसनट्रेशंस ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड जो है वो होता है जॉन्डिस में। और अब जो बिलीरुबिन होता है वो कॉन्जुगेटेड हो सकता है, अनकॉन्जुगेटेड हो सकता है। अनकॉन्जुगेटेड को इनडायरेक्ट भी कहते हैं और कॉन्जुगेटेड को डायरेक्ट भी कहते हैं। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। मतलब नॉर्मल भी हो सकता है, एब नॉर्मल भी हो सकता है। और जो है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो डायरेक्ट है उसका जो लेवल राइज होता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का वो हमेशा पैथोलॉजिकल होता है। पहली बात ये। फिर आता है कि अगर ये जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अगर ये ब्रेन के अंदर जाके इकट्ठा हो जाए, न्यूरॉन्स के अंदर जाके इकट्ठा हो जाए तो उसकी वजह से जो कंडीशन होती है दैट इज़ नोन एज कार्निक टेरेस। फिर आता है कि जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं उनके अंदर जॉन्डिस ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू टर्म बेबीज़। और कितना बिलीरुबिन उनके अंदर ज़्यादा होता है? मोर देन 5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। तो ये बातें हो गई सबसे पहले जॉन्डिस के बारे में। नेक्स्ट क्या होता है कि बिलीरुबिन का लेवल क्यों ज़्यादा हो जाता है, इसको हम देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू। कि आरबीसीज होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसीज टूटेंगे उनमें से हीमोग्लोबिन निकलेगा। आरबीसीज कब टूटते हैं? जब उनकी लाइफ पूरी हो जाती है 120 डेज़ की, या किसी और वजह से हिमोलिटिक डिजीज़ है कोई जिसकी वजह से आरबीसीज वीक हैं और वो टूटते जा रहे हैं, उनमें से क्या निकलेगा? हीमोग्लोबिन निकलेगी। हीमोग्लोबिन जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है हीम में और ग्लोबिन में। अब जो ग्लोबिन होती है वो तो फर्दर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस बनाने के लिए यूज़ हो जाती है, लेकिन जो हीम है जो कि हीम ऑक्सीजनेज से बनी है फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, उसके आगे से दो पार्ट्स होते हैं। हीम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, आयरन होता है और पोरफायरिन होती है। ठीक है, आयरन होती है और पोरफायरिन होती है। अब आयरन जो है वो भी हमारी बॉडी जो है उसको मेटाबोलाइज करके स्टोर कर लेगी या जो भी। अब जो पोरफायरिन है उसमें से निकलती है बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीवर्डिन। और बिलीवर्डिन जो होती है ये आगे से बनाती है बिलीरुबिन। ठीक है, बिलीवर्डिन जो है बाय एंजाइम बिलीरुबिन रिडक्टेज बनाती है बिलीरुबिन। अब जो बिलीरुबिन होती है जो बन जाती है ये होती है अनकॉन्जुगेटेड। दिस इज़ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। और ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है ये फ़ैट सोलेबल होती है, एल्ब्यूमिन के साथ जो है ना बाइंड रहती है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में एल्ब्यूमिन के साथ ये बाइंड रहती है। सीएनएस के लिए टॉक्सिक नहीं होती, लेकिन अगर ये एल्ब्यूमिन से इसका कॉम्बिनेशन, इसका जो कनेक्शन है वो लूज़ हो जाए, अगर डिस्प्लेस हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे ड्रग्स ले रहे होते हैं लाइक सल्फोनामाइड्स है, सेफ्ट्राइक्सोन है, ये क्या करते हैं कि वो जो एल्ब्यूमिन के साथ ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अटैच हुई होती है उसकी अटैचमेंट को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से बिलीरुबिन जो है वो एल्ब्यूमिन से रिलीज़ हो जाती है। और फिर अब जो है ये ईज़िली सीएनएस में जा सकती है। और मैंने आपको बताया था जब सीएनएस में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हो जाती है जमा, तो दैट लीड्स टू कार्निक टेरेस। ठीक है, तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है, इसने लिवर में जाके कॉन्जुगेट होना होता है, ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर बाय द एल्ब्यूमिन। और फिर लिवर में आएगी तो वहाँ पे ये कॉन्जुगेट हो जाएगी, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन जाएगी। ठीक है, जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये फिर बाइल के साथ मिलती है, बाइल में ऐड हो जाती है। बिलीरुबिन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ बाइल। और बाइल जो है वो
जब गट में जाती है तो वहाँ पे जो है बैक्टीरिया बैठे होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि बाइल को कन्वर्ट कर देते हैं स्टर्कोबिलिन में। स्टर्कोबिलिन जो होती है वो निकलती है फीसिस में, और यूरोबिलिन जो होती है वो निकलती है यूरिन में। तो ये पूरा मेटाबॉलिज्म होता है कि किस तरह से आरबीसीज टूटते हैं, हीमोग्लोबिन निकलती है, हीम और ग्लोबिन निकलती है, उसमें से ग्लोबिन यूज़ हो जाती है, हीम आयरन और पोरफायरिन बनाता है, पोरफायरिन बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन बिलीरुबिन, बिलीरुबिन लिवर में जाके कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बाइल में ऐड हो जाएगी, स्टर्कोबिलिन में और यूरोबिलिन में कन्वर्ट होगी बाय द बैक्टीरिया। जो स्टर्कोबिलिन होगी वो फीसिस में निकल जाएगी और यूरोबिलिन जो है वो यूरिन में निकल जाएगी। सो ये पूरा पाथवे होता है हमारा ऑफ द नॉर्मल बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट बात तो आती है वो ये कि जो जॉन्डिस है वो न्यूबॉर्न्स में क्यों कॉमन ज़्यादा होता है। तो उनके इन्होंने यहाँ पे कॉजेज़ लिखे हुए हैं, 3 कॉजेज़ लिखे हुए हैं। एक ये कि न्यूबॉर्न्स के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल हमारे कंपेयर टू अस ज़्यादा होता है। ठीक है, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कितनी होती है नॉर्मल, आपको लगता होगा 13 to 16 या 11 to 16 इस तरह करके, फीमेल्स मेल्स में 16 तक होती है। लेकिन बच्चों के अंदर जो न्यूनेट्स होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन 18 to 22 नॉर्मल होती है। तो जितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगी उतनी टूटेगी, उतना बिलीरुबिन निकलेगा, उतना जॉन्डिस होगा। इसी तरह जो न्यूनेट होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन की टाइप होती है वो हीमोग्लोबिन एफ़ होता है। हमारे अंदर हीमोग्लोबिन ए है, A2 है, उनके अंदर फीटल हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। और फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, उसका लाइफ स्पैन एज़ कम्पेयर टू हमारा हीमोग्लोबिन कम है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो लाइफ स्पैन होगा हीमोग्लोबिन का वो ज़्यादा होगा, लेकिन फीटल हीमोग्लोबिन का लाइफ स्पैन कम है, वो ज़्यादा जल्दी मरेंगे। जितना ज़्यादा जल्दी मरेंगे उतना ज़्यादा बिलीरुबिन निकलेगा, उतना ज़्यादा जॉन्डिस होगा। इस वजह से दीज आर द कॉजेज़ वाई जॉन्डिस इज़ मोर कॉमन इन न्यूनेट्स। ठीक हो गया। उसके बाद अब जो नॉर्मल न्यूबॉर्न होता है उसके अंदर जो बिलीरुबिन होता है नॉर्मल, एक दिन के अंदर 18 मिलीग्राम्स बिलीरुबिन जो है वो उसका लोड होता है नॉर्मल न्यूबॉर्न के अंदर। और ये सारा जो पैथोजेनेसिस है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हीमोग्लोबिन टूटती है और उसमें से बिलीरुबिन निकलता है, और किस तरह से वो जो है सारा स्टर्कोबिलिन की फॉर्म में और यूरोबिलिन की फॉर्म में जो है फेसिस और यूरिन में एक्सक्रीट आउट होते हैं। ये सब हमने जो है वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में डिस्कस कर लिया है। फिर आता है फिर ये जो लाइंस हाईलाइटेड है इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि देखें, अगर लिवर से पहले प्रॉब्लम है, प्री हेपेटिक कॉज है, लाइक बहुत ज़्यादा आरबीसीज टूट रहे हैं, तो उस केस में सिर्फ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा होगा। तो प्री हेपेटिक कॉज की वजह से सिर्फ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा होगा। पोस्ट हेपेटिक कॉज की वजह से लिवर के बाद कोई मसला है, मतलब कॉन्जुगेशन हो गई भी है, फिर कोई मसला है कि वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा फीसिस और यूरिन में, तो उसकी वजह से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन सिर्फ ज़्यादा होगा। और अगर लिवर में खुद मसला है कि वो कॉन्जुगेट ही नहीं कर सकता, तो उसमें दोनों इंक्रीज़ होंगे, अनकॉन्जुगेटेड भी और कॉन्जुगेटेड भी। तो प्री हेपेटिक कॉज में अनकॉन्जुगेटेड इंक्रीज़ होता है, पोस्ट हेपेटिक में जो है वो कॉन्जुगेटेड इंक्रीज़ होता है। और अगर लिवर या उसके एंजाइम्स में मसला है तो फिर दोनों इंक्रीज़ होते हैं, अनकॉन्जुगेटेड भी और कॉन्जुगेटेड भी। ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस वाले पोर्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया के इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो है वो क्यों ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने उसकी कॉज बताई हुई है, एटियोलॉजी बताई हुई है कि क्यों हो रहा है। या तो बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बन रहा है, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, या उसकी प्रोडक्शन तो नॉर्मल हो रही है लेकिन उसकी एक्सक्रीशन बॉडी से नहीं हो रही, या फिर उसकी जो कॉन्जुगेशन है अनकॉन्जुगेटेड की वो प्रॉपर नहीं हो रही। तो ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से क्या होगा, बिलीरुबिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। कॉजेज़ क्या हैं, बिलीरुबिन की प्रोडक्शन कब ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली जब आरबीसीज ज़्यादा टूटेंगे। आरबीसीज कब ज़्यादा टूटते हैं,
वो हमने देखने हैं मेन कॉजेज़। ठीक है, आरबीसीज कब ज़्यादा टूटते हैं? हिमोलिटिक एनीमियाज़ के अंदर, लाइक एबीओ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, G6PD डेफिशिएंसी, सेप्सिस, ड्रग्स, स्फीरोसाइटोसिस। इसमें क्या होगा, आरबीसी ज़्यादा टूटेंगे, ज़्यादा बिलीरुबिन प्रोड्यूस होगा। लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है ना अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल, क्योंकि हमने देखा था शुरू में कि अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन होता है वो तब ज़्यादा होता है, फिजियोलॉजिकली भी पैथोलॉजिकली भी हो सकता है। लेकिन जो कॉन्जुगेटेड होता है वो सिर्फ किसी न किसी पैथोलॉजी की वजह से होता है। तो इस वजह से मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल जो है वो इसका कॉज है। हीमोलिटिक एनीमियाज हो गए। इसके अलावा क्या है, पॉलीसाइथीमिया बॉडी में चल रहा है कि आरबीसीज बहुत ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा आरबीसीज होंगे उतने ज़्यादा टूटेंगे, तो उतने ज़्यादा बिलिरुबिन प्रोड्यूस होगा। पॉलीसाइथीमिया कब ज़्यादा होता है, मतलब पॉलीसाइथीमिया कब होता है, आरबीसीज बॉडी में कब ज़्यादा होते हैं? इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में, पोस्ट मेच्योरिटी में, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज में, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग में, फीटल ट्रांसमिशन की वजह से। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि ब्लड एक्स्ट्राविजेशन, कि ब्लड जो है वो किसी बॉडी में किसी हिस्से में जमा हो गया हुआ है, लाइक सिफल हेमाटोमा या ब्रूजेस। ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, लाइक इन केस ऑफ वेंटोस डिलीवरी, जब हम वैक्यूम एक्सक्रेटर के थ्रू बच्चे की इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर रहे होते हैं तो क्या होता है, सिफल हेमाटोमा बन जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाएगा, तो जॉन्डिस हो जाएगा। फिर ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस होता है एक, वो हम आगे देखेंगे क्या होता है। इसके अलावा ये हमने वो कॉजेज़ पढ़े हैं जिसमें बिलिरुबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। अब दूसरा आ जाता है कि बिलिरुबिन की जो है क्या हो रही है, कि कॉन्जुगेशन में मसला आ रहा है। कॉन्जुगेशन मतलब कॉन्जुगेशन में मसला आएगा, बिलिरुबिन कॉन्जुगेट नहीं होगा तो कौन सा बिलिरुबिन ज़्यादा होगा, अनकॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेशन में कब मसला आएगा, जब इंजाइम में प्रॉब्लम है, जो ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज है उसमें डिफेक्ट है, तो उसको कहते हैं क्रेगलर नेजार सिंड्रोम। मेटाबॉलिक कॉजेज़ हो सकते हैं लाइक ग्लैक्टोसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म, इंक्रीज्ड एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन हो सकती है। आगे ये मेटाबॉलिक कॉजेज़ आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले। और इसके अलावा इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ज़्यादा हो गई है, जिसमें फॉर एग्जांपल पैरालिटिक आइलियस है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, पाइलोरिक स्टेनोसिस। मतलब ये कि देखिए आगे ऑब्स्ट्रक्शन है तो अब वो फीसिस के थ्रू तो नहीं एलिमिनेट हो सकता, जिसकी वजह से वो बाइल में ही जमा रहेगा, उसको बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिलेगी, तो वो दोबारा से लिवर में चला जाएगा। ठीक है, तो वो मतलब रिलीज़ ही नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनीमिया जो है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अभी तक हमने अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया की कॉजेज़ पढ़ी हैं। नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है, इट इज़ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, कि जब हम जो है हर कॉज जॉन्डिस का जो पैथोलॉजिकल कॉज है उसको हम बाहर निकालेंगे ना, कि ये भी नहीं है, ये भी पैथोलॉजी नहीं है, ये भी पैथोलॉजी नहीं है, ये भी, फिर एंड पे हम कहते हैं हाँ कोई पैथोलॉजी नहीं है, इसका मतलब ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। तो इट इज़ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। तो किस में होगा, ऑब्वियसली क्राइटेरिया जिसके क्या होंगे, किन लोगों के अंदर होगा, जिनके जो बिल्कुल हेल्दी इन्फेंट्स होंगे, जो बिल्कुल सही हैं, उनके अंदर कोई पैथोलॉजी नहीं है, उनके अंदर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। ठीक है, फिर ये कब अपेयर होता है, आफ्टर 24 आवर्स। जब बच्चा पैदा होता है तो एक दिन के बाद जो जॉन्डिस होगा वो फिजियोलॉजिकल होगा। एक दिन पहले हो रहा है तो इसका मतलब कोई पैथोलॉजी थी, पैथोलॉजी की वजह से तो जॉन्डिस ऑब्वियसली जल्दी आएगा ना। तो अगर एक दिन के बाद आ रहा है तो फिर हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहेंगे। ठीक है, और बिलीरुबिन जो है राइज कितना होता है, लेस देन 5 बिलीरुबिन होगा। ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स और लेस देन 5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर पर डे जो है टोटल बिलीरुबिन होगा। ठीक है, और 3 और सबसे ज़्यादा जो बिलीरुबिन का लेवल होता है ना वो 3 to 5 डेज़ ऑफ एज पे होता है, जिस पे 12.9 से कम होता है, 12.9 से कम 3 to 5 डेज़ ऑफ एज पे
पीक हुई होती है, सबसे ऊपर पहुंचा होता है बिलीरुबिन, 12.9 से कम इन टर्म एंड 15 से ज़्यादा इन प्री टर्म। ठीक है, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाता है टर्म इन्फेंट के अंदर, और 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है प्री टर्म के अंदर। तो किस चीज़ को हम फिजियोलॉजिकल कहेंगे? कब होगा स्टार्ट? 24 आवर्स के बाद। कब तक रहेगा? 1 हफ्ते तक इन टर्म इन्फेंट एंड 2 वीक्स इन प्री टर्म इन्फेंट। कितना बिलीरुबिन ज़्यादा होगा? 5 से कम रहेगा। पीक कब आएगी? 3 to 5 डेज़ पे। कितनी आएगी? प्री टर्म के अंदर 15 से ज़्यादा और टर्म के अंदर 12.9 से कम। ठीक है, और पेशेंट्स क्या होंगे? पेशेंट्स होंगे नहीं, अपेरेंटली हेल्दी इन्फेंट्स होंगे। तो ये सब क्राइटेरिया जब फुलफ़िल हो रहे होंगे तो हम कहेंगे कि दिस इज़ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, उसके बाद आता है, अगर हाइपरबिलीरुबिनीमिया इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर हम उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नहीं कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म क्या होता है? ये मैकेनिज़्म इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि बिलीरुबिन का लोड ज़्यादा हो जाता है। बिलीरुबिन का लोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि लिवर उसको अपटेक ही नहीं कर सकता। ठीक है, बिलीरुबिन इतना ज़्यादा है कि लिवर कहता है मैं इतना ज़्यादा बिलीरुबिन कैसे अपने अंदर लेके आऊँ, मेरे अंदर तो स्पेस नहीं है। तो इंक्रीज्ड बिलीरुबिन लोड होगा और डिफेक्टिव अपटेक होगी बाय द लिवर, और लिवर जो है वो उसको कॉन्जुगेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, डिफेक्टिव कॉन्जुगेशन होगी और एक्सक्रीशन भी नहीं हो पाएगी बाइल के अंदर। तो ओवरऑल जो लिवर है वो इम्पेयर होगा, कॉन्जुगेट नहीं कर सकेगा, बाइल में रिलीज़ नहीं कर सकेगा। तो जब वो लेगा ही नहीं तो रिलीज़ कैसे करेगा? जब वो कॉन्जुगेट ही नहीं करेगा तो रिलीज़ कैसे करेगा? तो इस वजह से अनकॉन्जुगेटेड जो है बिलीरुबिन इसमें ज़्यादा होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न RH इनकम्पैटिबिलिटी हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी ओप्स के अंदर, कि उसमें होता क्या है कि एक RH नेगेटिव मदर होती है, मदर है जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है, और उसका बच्चा जो है वो बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है। उनके दरमियान में RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है, इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ मैटरनल एंड फीटल रीसेस ग्रुप्स। RH पॉजिटिव चाइल्ड है और RH नेगेटिव मदर है। तो क्या होगा कि जब मदर है उसके वॉम में बेबी है, तो क्या होगा, जो बेबी के सेल्स हैं RBCs हैं वो मदर के अंदर जाएंगे। ठीक है, मदर के अंदर जाएंगे, प्लेसेंटा के थ्रू RBCs जाएंगे बेबी के, ये मैं RBCs बना रही हूँ बेबी के, वो मदर के अंदर जाएंगे। तो मदर जो है वो क्या करेगी, इन RBCs के ऊपर जो एंटीजन्स होंगी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी मदर। ठीक है, मदर क्या बनाना शुरू कर देगी, इनके अगेंस्ट RBCs के एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी, जिनको कहते हैं anti-D IgM एंड IgG एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब ये होता है कि पहली जो प्रेगनेंसी होती है ना उसके अंदर एज सच ये सब कुछ इतना मसले की बात नहीं होती, लेकिन जैसे नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो ये रिस्क ज़्यादा हो जाता है। IgG जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और RBCs के ऊपर जाके जमा होना शुरू हो जाती है। जब RBCs के ऊपर ये एंटीबॉडीज़ जमा होंगी तो क्या होगा, ये RBCs टूटना शुरू हो जाएंगे, हीमोलिसिस शुरू हो जाएगी स्प्लीन के अंदर। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ बाइंड RBCs हैं, ये क्या करेंगे, ये स्प्लीन में जाएंगे। ठीक है, स्प्लीन में जाएंगे और स्प्लीन के अंदर से जब ये गुजरेंगे तो स्प्लीन इनको
तोड़ना शुरू कर देगी। स्प्लीन तोड़ेगी तो क्या निकलेगा? बिलीरुबिन, और बिलीरुबिन क्या कॉज करेगा? जॉन्डिस। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। तो अब जो है, जब वो स्प्लीन तोड़ी होगी और ये सब कुछ टूटने वाला चीज़ें चल रही होंगी, तो हेपेटोस्प्लीनोमेगैली हो जाएगी, लिवर डिजीज़ हो जाएगी, कार्डियक फेलियर हो जाएगा, बॉडी में हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा। फिर क्या होगा? जब एल्ब्यूमिन लॉस हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? लिवर ख़राब हो गया है, एल्ब्यूमिन बना ही नहीं सकती, तो हाइपोप्रोटीनीमिया होगा, और एल्ब्यूमिन ख़त्म हो जाएगा तो बॉडी में क्या होना शुरू हो जाएगा? ऑनकोटिक प्रेशर जब ड्रॉप करेगा तो सारा फ्लूइड बाहर आएगा वेजल्स में से, तो क्या होगा? एडिमा हो जाएगा, एसाइटिस हो जाएगी। एसाइटिस को क्या कहते हैं? बच्चों के अंदर अगर डेवलप हो जाए, हाइड्रोप्स फिटालिस, बच्चे हाइड्रोप्स में चले जाएंगे और अल्टीमेटली डेथ। तो ये सीन हो रहा होता है हेमोलिसिस की वजह से। तो इन्होंने जो है ये आपको बताया हुआ है यहाँ पर कि RH इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होगा। जो मैंने सारा बताया है ना, ये सारा यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें, डेथ तक, ये नीचे तक डेथ सारी मैंने आपको बता दिया, डेथ कैसे हो रही है बच्चे के अंदर। ठीक है, हाइड्रोप्स फिटालिस और डेथ। फिर होती है नेक्स्ट इज़ ABO इनकम्पैटिबिलिटी। ABO इनकम्पैटिबिलिटी का ये सीन होता है कि ये होगी जब मदर जो है वो O पॉजिटिव है और बेबी जो है वो A पॉजिटिव है। मदर O पॉजिटिव है, बेबी जो है वो A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है। A पॉजिटिव भी हो सकता है, B पॉजिटिव भी हो सकता है। और ये जो AB इनकम्पैटिबिलिटी होती है, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर होती है। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में होती है। जो RH इनकम्पैटिबिलिटी थी वो मोस्टली आपको सेकेंड प्रेगनेंसी में मिलती है। पहली प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होता, सेंसिटाइजेशन होती है जस्ट। ठीक है, और उसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी थी क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप था मदर का और बेबी का पॉजिटिव था। यहाँ पे दोनों का पॉजिटिव है, लेकिन मदर O पॉजिटिव है, बेबी A पॉजिटिव या B पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ वहाँ पे तो स्वीयर हेमोलिसिस चल रही थी RH इनकम्पैटिबिलिटी में ये, लेकिन यहाँ पे जो हेमोलिसिस होती है वो इतनी ज़्यादा स्वीयर नहीं होती। ठीक है, और RH इनकम्पैटिबिलिटी में मैं चीज़ें बता रही हूँ, डिफरेंस बता रही हूँ। RH इनकम्पैटिबिलिटी में जो है ना क्या था, RH इनकम्पैटिबिलिटी में जो सिस्टम था वो ये था कि उसमें IG एंटीबॉडी थी जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती थी, लेकिन ABO इनकम्पैटिबिलिटी में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो IgM एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और ये प्लेसेंटा को तो क्रॉस ही नहीं कर सकती क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। इसके अलावा जो RBCs होते हैं फीटस के पास, उसके ऊपर जो A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उस केस में जो A एंटीजन होगी, या B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो B एंटीजन होगी, वो बहुत ज़्यादा वीक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और RH इनकम्पैटिबिलिटी में हमारे पास जो है कूम टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आता है। ABO इनकम्पैटिबिलिटी में जो हमारा होता है वो कूम्स टेस्ट नेगेटिव होता है। ये चीज़ें वो थी जो मैंने आपको बताई, डिफरेंस कि देखें IgM एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, क्यों इतना स्वेयर नहीं है ABO इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि इसमें IgM एंटीबॉडीज़ हैं जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर रही। ठीक है, इस वजह से स्वेयर हेमोलिसिस इज़ रेयर इन दिस केस। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि फीटल A और B एंटीजेंस जो हैं वो वीक होती हैं और बहुत थोड़ा सा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करती हैं, और अगर प्रोड्यूस हो भी जाए एंटीबॉडीज़ तो वो न्यूट्रलाइज कर देती हैं। और इसमें डायरेक्ट कूप्स टेस्ट जो है नेगेटिव आता है, ये चीज़ बताई है ना मैंने, तो यही यहाँ पे लिखी हुई है। अब आ जाते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स और एवेलुएशन पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लेंगे क्या, फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे कि आपकी ख़ानदान में किसी को पहले कोई मसला हुआ ये खून का, या उनको यरकान हो गया हो इसके आपके पहले बच्चों में, या आपके ख़ानदान में किसी को,
उसके बाद फैमिली हिस्ट्री के बाद मैटरनल हिस्ट्री, मदर की हम हिस्ट्री ले लेंगे, डायबिटीज़ की, इन्फेक्शन की, ट्रॉमा की, बर्थ ट्रॉमा की, एस्फिक्सिया की, डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग की, प्री मेच्योरिटी, ऑक्सीटोसिन तो नहीं यूज़ किया, सल्फोनामाइड्स ड्रग्स कोई लिए तो नहीं ऐसे जिसकी वजह से बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो गया। तो ये सारी मैटरनल हिस्ट्री हो गई। फिर हम लेते हैं इन्फेंट हिस्ट्री, मदर की हिस्ट्री के बाद पहले फैमिली हिस्ट्री, फिर मदर हिस्ट्री, फिर इन्फेंट हिस्ट्री। इन्फेंट का क्या पूछेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से तो नहीं शुरू हुआ। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस हम आगे देखेंगे क्या होता है। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की वजह से जॉन्डिस हो जाता है ना, वो उसका पूछना है कि ब्रेस्ट फीडिंग ठीक थी और वॉमिटिंग वगैरह हुई हो बच्चे को, या उसका मेकोनियम पास हुआ हो, डिलेड कब मेकोनियम पास हुआ था। तो ये सारी हिस्ट्री ले ली हमने। उसके बाद आता है कि साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स में क्या है कि हमने जो है वो जॉन्डिस का बच्चा है उसको डे लाइट में उसका जॉन्डिस चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट से करती हूँ इसको।